बेसिकली हम वेब टेक्नोलॉजी के बारे में लास्ट क्लास में हम डोमेन नेम के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, और डोमेन नेम के कॉन्सेप्ट में ही हम आगे कॉन्सेप्ट पे आज हम डिस्कशन करेंगे, और हम बात करेंगे इसकी डीएनएस की बात करेंगे। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम की बात करेंगे, जो बेसिकली आपके आज के दिन बात करें तो हमारे इंटरनेट की क्या होती है, एक फ़ोन बुक होती है। ठीक है, जो हमें क्या करती है, हमारी हेल्प करती है कि हमारे पास में जो डोमेन नेम है उस डोमेन नेम से हमें आईपी एड्रेस फाइंड आउट करके देती है। ठीक है, तो आज क्लास हम बात करेंगे डीएनएस की। ओके, देखो लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था एक बार थोड़ा सा वापस से ब्रीफ और करवा देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने बेसिकली डोमेन नेम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, और लास्ट क्लास में हमारा जो डोमेन नेम का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास में भाई जो भी हमारे पास में किसी पर्टिकुलर वेब रिसोर्स का नेम होता है, वेबसाइट का नेम होता है, जो ह्यूमन रीडेबल नेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास में हमारी आज की जो क्लास रहने वाली है किस पे रहने वाली है, डोमेन नेम सिस्टम पे रहने वाली है, डीएनएस पे रहने वाली है। ठीक, अब हमारे पास में लास्ट क्लास में हमने ये जो प्रॉब्लम थी इसको हमने पहचान लिया था। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम किसी वेबसाइट को हम होस्ट करते हैं, देखो जब भी हम किसी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, कहाँ पे होस्ट करते हैं भाई, किसी वेबसाइट को होस्ट कहाँ पे करोगे, किसी भी वेब सर्वर पे। ठीक, तो हम कहते हैं हमारे पास में ये क्या है, एक हमारे पास में वेब सर्वर है, हमारे पास में वेब सर्वर है ना, हमारे पास एक वेब सर्वर है। और वेब सर्वर पे जब हम कोई भी वेबसाइट होस्ट करने की बात करते हैं, इस वेब सर्वर पर जब हम कोई भी वेबसाइट होस्ट करने की बात करते हैं, तो पॉइंट है कि मान चलो हमें क्या करना है, हमें कोई वेबसाइट यहाँ पे क्या करना है, होस्ट करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी एक हमें कोई भी एक वेबसाइट को यहाँ पे क्या करना है, होस्ट करना है। ठीक, अब देखो ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट जो हम होस्ट करते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास में वेबसाइट है, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में क्या है भाई, ये हमारे पास www पे मौजूद हमारे पास क्या है, वेब डॉक्यूमेंट्स है ना, वेब डॉक्यूमेंट्स है। वेब पे मौजूद हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट्स है। अब ये वेब पे मौजूद डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास CSS HTML जावास्क्रिप्ट, ये तो क्या होती है, फ्रंट एंड टूल्स की लैंग्वेज होती है। इसकी हेल्प से मिलकर तो आप क्या करते हो, इनका पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो, इनकी पूरी डिजाइनिंग तैयार कर लेते हो। उसके बाद में हमारे पास में कुछ कुछ क्या होती है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम सर्वर पे कंटेंट को डायनेमिक क्रिएट करते हैं, डायनेमिक बनाते हैं। ठीक, अब हमारे पास में जो पर्टिकुलर जो वेबसाइट है जिसको हम यहाँ पे हम होस्ट करने वाले हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास में कंप्यूटर ही होता है, और इस कंप्यूटर के ऊपर हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को रख रखे हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास में वेब डॉक्यूमेंट्स है। और ये जो वेब डॉक्यूमेंट्स है ना, ये हमारे पास में जो बन के रेडी होते हैं, तो हम कहते हैं भाई ये कैसे बन के रेडी होते हैं, कैसे बन के रेडी होते हैं, HTML CSS, है ना, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये तो क्या हो गया भाई, तो आपके फ्रंट एंड टूल हो गए सारे। ठीक, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, इनसे मिलके और हमने क्या किया, हमने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, डॉक्यूमेंट्स बना लिए। ठीक, अब जैसे हम कह रहे हैं हमारे पास एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट्स के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेज होते हैं, है ना, बहुत सारे वेब पेज मिलके हमारी क्या बनाती है, एक वेबसाइट बनाती है। और जो बहुत सारे वेब पेज होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। ठीक, हम ऐसे तो करते हैं, वेबसाइट में हम बहुत सारे वेब पेज डिजाइन करते हैं, और उन वेब पेज को हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक कर देते हैं। और जब वो सारी की सारी चीजें डिजाइन होकर रेडी हो जाती है, तो डिजाइन होकर रेडी होने के बाद में जब इस वेब सर्वर पे हम इस वेबसाइट को रखते हैं, तो ध्यान रखना, वेब की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, वेब की दुनिया में किसी भी यूनिक डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो कोई रिसोर्स हो, चाहे वो कोई होस्ट हो, चाहे वो कोई भी आपके पास में वेब की दुनिया में आपका वेब के रूप में किसी भी टाइप पे कोई भी डिवाइस हो, उसको आइडेंटिफाई आप करते हो आईपी एड्रेस से, लॉजिकल एड्रेस से। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर वेबसाइट को हमें पूरी दुनिया को दिखाना है। अब जब इस वेबसाइट को हमें पूरी दुनिया को दिखाना है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। क्या देते हैं, इसको एक स्पेसिफिक नाम। और धन यहाँ पे जो स्पेसिफिक नाम की बात करते हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या देते हैं, इस वेबसाइट को हम क्या देते हैं, एक आईपी एड्रेस देते हैं। ठीक, अब मान चलो हमने इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस दे दिया 100.20.30.80। देखो ये जो आपका आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस बेसिकली इंटरनेट की दुनिया में, वेब की दुनिया में इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को पहचानने के लिए जाना जाएगा। किसके लिए जाना जाएगा, पहचानने के लिए जाना जाएगा। ठीक, अब जब भी कोई होस्ट
देखो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक होस्ट है, इसका मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक हमारे पास में क्लाइंट है। अब ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट है ना, ये क्लाइंट इस पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना चाहता है। ये हमारे पास क्या है, ये क्लाइंट है, और ये क्लाइंट क्या करना चाहता है, इस पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना चाहता है। ये कोई भी एक वेबसाइट है जिसको क्या करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो क्लाइंट इस वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करेगा, तो हमारे पास में जो वेब सर्वर है, ये वेब सर्वर और ये क्लाइंट है, ये दोनों ही किससे जुड़े होंगे, किससे जुड़े होंगे, इंटरनेट से। तो दोनों के दोनों हमें किससे जुड़े होने चाहिए, इंटरनेट से जुड़े होने चाहिए। इसका मतलब दुनिया के एक ऐसे नेटवर्क से जुड़े होने चाहिए जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और जिस पे जो सर्विस है उसको हम कह रहे हैं कौन सी, इंटरनेट की सर्विस, वर्ल्ड वाइड सर्विस, है ना, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क का क्या है, इंटरकनेक्शन है। और इस इंटरनेट की हेल्प से हमने किसको जोड़ रखा है, इस सर्वर को जोड़ रखा है, और इस इंटरनेट की हेल्प से हमने किसको जोड़ रखा है, इस क्लाइंट को जोड़ रखा है। ठीक है, तो क्लाइंट ने भी इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है, सर्वर ने भी इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, और इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास में कौन क्या होती है भाई, कौन सी होती है, आईएसपी होते हैं ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें अलग अलग इंटरनेट के कनेक्शन के माध्यम से हमें इंटरनेट की दुनिया से जोड़ते हैं। ठीक है, ये जो आईएसपी है, ये आईएसपी की हेल्प से हम किससे जुड़ेंगे, इंटरनेट से जुड़ेंगे। और हमारे पास में जो ये पर्टिकुलर ये जो हमारे पास में वेब सर्वर है, ये वेब सर्वर भी हमारे पास किससे जुड़ा हुआ है, इंटरनेट जुड़ा हुआ है। अब अगर हमें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना है, तो भाई सिंपल सी बात, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए क्लाइंट के पास में एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, और क्लाइंट का जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो क्या होता है हमारे पास में, वेब ब्राउजर। तो हमारे पास में यहाँ पे क्लाइंट के पास क्या है, क्लाइंट के पास वेब ब्राउजर है। अब ये जो क्लाइंट के पास वेब ब्राउजर है, इस वेब ब्राउजर के अंदर क्लाइंट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के एड्रेस को टाइप करेगा। अब उस वेबसाइट के एड्रेस का मतलब उस पर्टिकुलर वेबसाइट को क्या करेगा, ये कॉल करेगा, पर्टिकुलर वेबसाइट क्या करेगा, कॉल करेगा। अब है ना, जब इस पर्टिकुलर वेबसाइट को कॉल कर रहा है, तो अब कॉल किस नाम से कर रहा है भैया, किस नाम से कर रहा है, आईपी एड्रेस से कॉल कर रहा है। किससे कर रहा है, आईपी एड्रेस से कॉल कर रहा है। अब देखो आईपी एड्रेस जो होता है ना, ये ह्यूमन रीडेबल एड्रेस के रूप में नहीं माना जाता है। ये कहते हैं भाई आईपी एड्रेस होता है ना, ये इंसानों के लिए नहीं, ये तो क्या मशीन के लिए, ये तो किसके लिए, मशीन के लिए। इंसानों के लिए तो ये एड्रेस याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इंसान ये एड्रेस याद नहीं कर पाता। तो इसका ही हमने क्या निकाला, एक शॉर्टकट निकाला। और इसका शॉर्टकट क्या निकाला, भाई एक काम करते हैं कि हम पर्टिकुलर इस नेम को हम क्या करते हैं, हम आईपी एड्रेस ना रख के, और हम क्या रख लेते हैं, डोमेन नेम रख लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसका शॉर्टकट निकाला, और हमने बात किसकी की, हमने बात किसकी की, डोमेन नेम की बात की, हमने डोमेन नेम की बात की। ठीक, और जो डोमेन नेम की हमने बात की है, वो डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अब इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम आईपी एड्रेस को काम में ना लेके हम किसको काम में लेंगे, हम डोमेन नेम को काम में लेंगे। ठीक, डोमेन नेम क्या लेंगे, काम में लेंगे। अब जो ये पर्टिकुलर डोमेन नेम है, ये जो डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम क्या होता है, ये ह्यूमन रीडेबल नेम होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। और अभी हमें डोमेन नेम भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं जो हमें क्या कर देते हैं, और हमारी हेल्प कर देते हैं। और वो डोमेन नेम भी कहते हैं, अब डोमेन नेम भी याद मत रखो, आप जस्ट नाम याद रख लो, डोमेन नेम वगैरह हम सर्च कर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सर्च इंजन आ जाते हैं। अब पॉइंट आता है कि अब हम आईपी एड्रेस से कॉल ना करके, और हम किससे कॉल करेंगे इसको, हम इसको कॉल करेंगे किससे, डोमेन नेम से कॉल करेंगे। अब हम आईपी एड्रेस से कॉल नहीं करेंगे, और हम क्या करेंगे, डोमेन नेम से कॉल करेंगे। और हम ब्राउजर के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो यूआरएल बार होती है, हमारे पास में जो एड्रेस बार होती है, उस एड्रेस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उस एड्रेस को टाइप करेंगे जो हमारे उस वेबसाइट का एड्रेस होता है। ठीक, अब पॉइंट यहाँ पे आता है, ये जो आपने डोमेन नेम आपने जो टाइप किया है ना, ये डोमेन नेम एक्चुअल में इस वेबसाइट का एड्रेस नहीं है। ये डोमेन नेम तो इंसान की सहूलियत के लिए बना दिया गया। किसके लिए बना दिया, इंसान की सहूलियत के लिए, कि भाई आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको, इजीली आपके याद हो जाए। अभी भी एक्चुअल में जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट का एड्रेस क्या है, अभी भी एक्चुअल वेबसाइट का जो एड्रेस है वो आईपी एड्रेस ही है। वेबसाइट को अगर आपको एक्सेस करना है, तो फिर आपको आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। तो फिर अब क्या करें भाई,
अब हमारे पास में क्या होते हैं, हमारे पास में होते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, और डीएनएस बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, सर्वर होते हैं। डीएनएस क्या होते हैं, सर्वर होते हैं। अब जो डीएनएस सर्वर होते हैं ना, वो डीएनएस सर्वर बेसिकली क्या करते हैं, अब हमारी हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं कि हमारे पास में जो डोमेन नेम है, हमारे पास में जो डोमेन नेम है, उस डोमेन नेम के बेस पे हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे पास में क्या होते हैं, हमारे पास में होते हैं डीएनएस, डीएनएस जिसको हम कहते हैं क्या, डोमेन नेम सिस्टम। अब देखो डीएनएस है ना, डीएनएस, डीएनएस जो नाम है इसका मतलब होता है कि डीएनएस बेसिकली आपकी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, कि आपके पास जो डोमेन नेम है उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करवाने में आपकी हेल्प करता है। तो डीएनएस क्या करता है, डीएनएस डोमेन नेम के साथ, डीएनएस डोमेन नेम के साथ उस पर्टिकुलर डोमेन के आईपी एड्रेस को मैप करके रखता है। क्या करता है, डोमेन नेम के साथ, जैसे डोमेन नेम क्या है यहाँ पे, www.computec, www.computec.com, ठीक। और इसका आईपी एड्रेस क्या है, अभी आईपी एड्रेस क्या है, 100.20.30 और डॉट, ये इसका क्या है, आईपी एड्रेस, ठीक। तो अब डीएनएस ने क्या किया, डीएनएस ने मैप का काम किया। क्या किया, मैप का काम किया। इसका मतलब है कि डीएनएस की सहायता से, डीएनएस की सहायता से जब आप इस डोमेन नेम को कॉल करोगे, डोमेन नेम को कॉल करोगे, तो डीएनएस क्या करेगा, इस डोमेन नेम के रेफरेंस में आपको क्या देगा, आईपी एड्रेस देगा। आपको क्या दे देगा, आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे ये जो मैं डीएनएस की बात कर रहा हूँ, ये डीएनएस बेसिकली हमारे पास में क्या है, ये डीएनएस बेसिकली हमारे पास में एक सर्वर है। क्या है, एक सर्वर है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये जो पर्टिकुलर डीएनएस है ना, अगर डीएनएस को हमने एक सर्वर के रूप में अगर डीएनएस हमने बना दिया, हमने सिर्फ एक ही डीएनएस बना दिया, एक ही डीएनएस सर्वर बना दिया, तो भाई दुनिया में तो करोड़ों अरबों वेबसाइट है, करोड़ों अरबों वेबसाइट है। इसका मतलब करोड़ों अरबों डोमेन नेम अवेलेबल है। और वो सारे के सारे करोड़ों अरबों जो डोमेन नेम है ना, उन सब का अगर आईपी एड्रेस हमने एक ही सर्वर के पास स्टोर कर दिया, तो इसका मतलब है कि जब भी आप किसी डोमेन नेम को कॉल करोगे, किसी वेबसाइट कॉल करोगे, तो उस एक सर्वर के पास क्या करेगी, रिक्वेस्ट जाएगी, और उस एक सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाके और वही सर्वर क्या देगा, आपको रिप्लाई देगा, रेस्पॉन्स देगा। लेकिन ये तो क्या, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने क्या कर रखा है, हमने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो डीएनएस होते हैं ना, इस डीएनएस को हमने क्या कर रखा है, हिरार्किकल फॉर्मेट में अरेंज कर रखा है। किस फॉर्मेट में अरेंज कर रखा है, हिरार्किकल फॉर्मेट में अरेंज कर रखा है। इसका मतलब हमारे पास में जो काम करने के लिए जो सर्वर होते हैं ना, भाई डीएनएस जो सर्वर है, वो डीएनएस सर्वर आपकी क्या हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे कि जो आपके पास में डोमेन नेम है, उस डोमेन नेम के रेफरेंस में आपको क्या दे देंगे, आईपी एड्रेस दे देंगे। ठीक है, जैसे अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करें, तो जो घरों में जो लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, उसके लिए एक फ़ोन बुक आया करती थी, उसके लिए क्या आती थी, फ़ोन बुक आती थी। उस फ़ोन बुक में हर एक उस पर्टिकुलर इंसान के उस फ़ोन नंबर होते थे, उसका नाम होता था, और एरिया वाइज है ना, गांव का नाम होता था, फिर उस गांव में उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता था, और फिर क्या होता था, साथ में उसके लैंडलाइन के नंबर होते थे। ठीक है, और वो जो फ़ोन बुक है वो हेल्प क्या करती थी, भाई मान चलो आपको किसी पर्टिकुलर गांव में किसी पर्सन का नाम पता है, आप किसी पर्सन का नाम पता है, लेकिन उसके आपको क्या नहीं पता, उसके घर के टेलीफोन नंबर आपको नहीं पता, तो आप क्या करते थे, उस फोन बुक की हेल्प लेते थे। फोन बुक की हेल्प लेने के लिए क्या करते थे, उस फोन बुक में जैसे मान चलो फोन बुक है, और वो पूरे राजस्थान की एक फोन बुक है, ठीक है, पूरे राजस्थान की फोन बुक है, तो राजस्थान की फोन बुक में सबसे पहले आप क्या सर्च करोगे, भाई सबसे पहले आप क्या सर्च करोगे, डिस्ट्रिक्ट है ना, जिला सर्च करोगे। फिर जिला सर्च करने के बाद आप कहाँ पे जाओगे, तहसील में जाओगे, आप तहसील सर्च करोगे। तहसील के बाद आप कहाँ पे जाओगे, जैसे मान चलो पंचायत समिति पे जाओगे, है ना, पंचायत सर्च करोगे। पंचायत से आप कहाँ पे जाओगे, गांव में जाओगे, और गांव में क्या मिलेगा, उस व्यक्ति का नाम मिलेगा, और नाम क्या क्या मिलेगा, उसका फोन नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आप हर एक आदमी का फोन नंबर याद नहीं रख सकते, लेकिन हर एक आदमी का नाम तो आप याद रख सकते हो, नाम, उसके गांव का नाम, ये तो इजीली याद हो जाते हैं, लेकिन फोन नंबर याद नहीं होते। तो जो फोन बुक थी ना, वो आपकी हेल्प करती थी क्या फाइंड आउट करने में, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के फोन नंबर फाइंड आउट करने में हेल्प करती थी, जिससे आपको क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। ठीक है, पहले एक फोन बुक आया करती थी, ठीक है, आजकल वो ट्रेंड क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि आजकल तो क्या स्मार्ट जमाने में जीने लग गया, है ना, तो अब आपके वो फोन बुक और सिस्टम बंद हो गया।
लेकिन ये जो आपका सिस्टम है ना डीएनएस सर्वर, ये डीएनएस सर्वर का सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इसी टाइप होता है। ये इंटरनेट की फोन बुक कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरनेट की फोन बुक। हेल्प क्या करती है? डीएनएस हेल्प करता है आपकी इंसान के द्वारा जो आपका नाम होता है, कौन क्या नाम होता है? डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक। और इसको हमने क्या कर रखा है? इसको हिरार्किकल डेटाबेस फॉर्मेट में अरेंज कर रखा है, जिसको कि हमने क्या कर रखा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है जोग्राफिकल एरिया के बेस्ड पर, ठीक है। जिससे कि क्या कर सके, सभी यूजर्स की जो क्यूरी है वो फ्रीक्वेंस ऑफ सेकंड में क्या कर सके, सोल्व कर सके, ठीक है। तो एक बार ये नोट डाउन करके आगे की पॉइंट्स लिखने स्टार्ट करते हैं। हो गया नोट डाउन? देखो पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। डीएनएस एक डीएनएस एक डीएनएस एक हिरार्किकल हिरार्किकल डिस्ट्रीब्यूटेड हिरार्किकल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हिरार्किकल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सर्वर होता है। हिरार्किकल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सर्वर होता है, सर्वर स्लैश सिस्टम होता है होता है जो कि जो कि ह्यूमन रीडेबल जो कि ह्यूमन रीडेबल
ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को, ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को, ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम। अब देखो ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम का मतलब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिख लिया www.computec.com। ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को मशीन 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 फॉर्मेट आईपी एड्रेस, मशीन फॉर्मेट आईपी एड्रेस, मशीन फॉर्मेट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो हम कह सकते हैं डीएनएस इंटरनेट का, डीएनएस इंटरनेट का क्या होता है? फोन बुक होता है। क्या होता है? इंटरनेट का फोन बुक होता है। अब इंटरनेट का फोन बुक होता है, इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब ये हो गया इंटरनेट पे जितने भी डोमेन नेम है, इंटरनेट मौजूद जितने भी डोमेन नेम है, उन सभी डोमेन नेम से रिलेटेड आईपी एड्रेस को क्या करता है? ये मैप करता है। ठीक है, तो इंटरनेट पे आज के दिन वेब पे मौजूद सभी डोमेन नेम के आईपी एड्रेस के डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लीजिए। डीएनएस वेब, वेब मतलब कोष्टक में www ना, www पर मौजूद सभी www मौजूद सभी डोमेन नेम के आईपी एड्रेस, डोमेन नेम के आईपी एड्रेस को स्टोर करता है, डोमेन नेम के आईपी एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? और देखो अब इसको है ना, इसको अरेंज बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है, डीएनएस को अरेंज बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर रखा है। अब वो अरेंज कैसे कर रखा है उस पॉइंट को समझो। देखो डीएनएस को अरेंज करने के लिए बेसिकली क्या कर रखा है हमने, इस टाइप से इन सर्वर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? देखो सबसे पहले डीएनएस का क्या होता है? रूट सर्वर होता है। सबसे पहले क्या होता है? रूट सर्वर होता है। डीएनएस का सबसे पहले क्या होता है? रूट सर्वर होता है, रूट सर्वर होता है। धन रूट सर्वर जो होता है उसको हम बेसिकली बात करें तो पूरी दुनिया में 13 रूट सर्वर, 13 रूट सर्वर, 13 रूट सर्वर क्या है? मौजूद है ना? पूरी दुनिया में कितने रूट सर्वर मौजूद है? 13 रूट सर्वर मौजूद है। ठीक, अच्छा जो रूट सर्वर होते हैं ना, ये देखो ना, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके डीएनएस के क्या है? सर्वर है। इसका मतलब है सिंपल सी बात है भाई, हमें पता है कि सर्वर जो होता है ना वो हमारे पास होता तो कंप्यूटर ही होता है, लेकिन वो क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप की सर्विस देने का काम आता है, स्पेसिफिक टाइप की सर्विस देने का काम आता है। अब ये जो डीएनएस सर्वर है, इस डीएनएस सर्वर की बात करें तो भाई ये क्या सर्विस दे रहा है? ये हमें सर्विस दे रहा है आई डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के काम में आ रहा है। समझ गए? तो ये कन्वर्ट करने काम आएगा। ठीक, अब ये जो रूट सर्वर है, रूट सर्वर के नीचे जो सर्वर होते हैं ना उसको हम बोलते हैं ना, ये जो सर्वर होते हैं इनको हम बोलते हैं, इन सभी सर्वर को हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, इनको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। ये हमारे पास क्या होते हैं? टॉप लेवल डोमेन होते हैं। ठीक, अच्छा अब ये टॉप लेवल जो डोमेन होते हैं ना, उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं? ऑथोरिटेटिव डोमेन। ठीक, ये होते हैं ऑथोरिटेटिव डोमेन। ठीक, एक मैंने दूसरी, अब देखो ये तो मैंने क्या डब्बे डब्बे मैंने क्या रखे हैं कि यहाँ पे मैंने डब्बे डब्बे मतलब सर्वर लेके मैंने आपको दिखा रखे हैं बेस टाइप्स क्या होते हैं? डोमेन होते हैं।
ठीक, इस टाइप से सारे के सारे ये जो जितने भी आपके पास में आज के दिन जो डोमेन सर्वर होते हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं। इसको ना, इसको दूसरे डायग्राम थोड़ा समझो, ये डायग्राम आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो इस डायग्राम और समझो, देखो यहाँ पे समझो। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है, रूट लेवल डोमेन है। कौन सा है, रूट लेवल डोमेन है ना। और रूट लेवल डोमेन की बात करें तो हम बात करते हैं, पहला पॉइंट की बात करें तो हम कहते हैं भाई पूरी दुनिया में, हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में पूरी दुनिया में ना, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 13 रूट लेवल धना, पूरी दुनिया में रूट लेवल डोमेन सर्वर मौजूद है। ठीक है, बस इतने 13 ही रूट लेवल डोमेन सर्वर मौजूद है पूरी दुनिया में, जिनको क्या कर रखा है, जिनको अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करके और अरेंज कर रखा है। ठीक है, पूरी दुनिया में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके उनको अलग अलग जगह पे एस्टेब्लिश करवा रखा है। किसको, रूट लेवल डोमेन सर्वर को। उसके बाद जो नेक्स्ट जो होता है ना, वो होता है टॉप लेवल डोमेन। ये होता है कौन से, टॉप लेवल डोमेन। जैसे टॉप लेवल डोमेन की बात करें तो हमारे पास जैसे क्या हो गया, जस्ट .net, .edu, .org, .gov.com, ये सारे क्या होते हैं, टॉप लेवल डोमेन। ठीक, अच्छा उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं सेकंड लेवल डोमेन। क्या बोलते हैं, सेकंड लेवल डोमेन। जैसे आपकी जो आपका वेबसाइट का रियल जो नाम होता है वो आपका सेकंड लेवल डोमेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेकंड लेवल डोमेन आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपका क्या होते हैं, उसके बाद आपके पास क्या होते हैं, सब डोमेन। उसके बाद क्या होते हैं आपके पास में, सब डोमेन। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गए, सब डोमेन। अब देखो, अब इनको समझो। देखो सब डोमेन के रूप में जैसे आपके पास क्या हो गया, www हो गया, FTP हो गया, mail.com हो गया। ठीक है, ये सारे क्या, ये सारे आपके सब डोमेन है। ठीक, अब इसका इसका मीनिंग समझो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है। देखो अगर हम बात करें, जैसे हमने लास्ट क्लास में ये चीज डिस्कस में किया था कि अगर हम बात करें कि मान के चलो कि हमारे पास में, हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लाइंट है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक क्लाइंट है। और एक क्लाइंट क्या कर रहा है, ये क्लाइंट एक पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्लाइंट जो है ना, ये बेसिकली किस टाइप से कैसे डोमेन नेम को आइडेंटिफाई करते हैं, किस टाइप से कैसे डोमेन नेम आपकी हेल्प करते हैं, उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक, उसके बारे में बातें करेंगे। देखो जब हम बात करते हैं, हमारे पास ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट है, अब मान के चलो ये जो क्लाइंट है, ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर डीएनएस को कॉल कर रहा है, मतलब सॉरी एक पर्टिकुलर डोमेन नेम को क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉल कर रहा है। अब मान के चलो इसे एक वेबसाइट ओपन करनी है और उस वेबसाइट का डोमेन नेम क्या है, www.computec.com। मान चलो ये क्या है, ये उस वेबसाइट क्या है, हमारा डोमेन नेम है। ठीक है, इस डोमेन नेम को हमें क्या करना है, कॉल करना है। अब देखो सबसे पहले तो इस डोमेन नेम के बारे में थोड़ा ट्रीटमेंट कर लेते हैं, पहचानते हैं डोमेन नेम का मतलब क्या है। ठीक है ना, डोमेन नेम के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक डॉट है ना, यहाँ पे हिडन होता है। एक डॉट क्या होता है, हिडन होता है। जो डॉट हिडन होता है ना, जो डॉट हिडन होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, रूट लेवल डोमेन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रूट लेवल डोमेन को। उसके बाद में डॉट कॉम है, ये जो डॉट कॉम है ये क्या है, ये है आपका टॉप लेवल, ये आपका टॉप लेवल डोमेन। ये क्या है आपका, टॉप लेवल डोमेन। ठीक, अच्छा उसके बाद एक कॉम्प्यूटर क्या है भाई आपका, सेकंड लेवल डोमेन। ये कॉम्प्यूटर क्या है, सेकंड लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन। और ये www क्या है आपका, सब डोमेन। ये क्या है आपका, सब डोमेन, ये आपका सब डोमेन। समझ में आ गया। अब देखो, अब ये जो पर्टिकुलर जो आपका डोमेन नेम है, इस पर्टिकुलर डोमेन नेम के मैप में एक इसका आईपी एड्रेस है। इसके मैप में क्या है, एक आईपी एड्रेस है। ठीक, अब सबसे पहले जब इस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस हमें फाइंड आउट करना होता है तो जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है वो क्या जाती है, वो लोकल डीएनएस रिजोल्वर के पास जाती है, जिसको हम डीएनएस कैश के नाम जानते हैं। ठीक है, लोकल डीएनएस रिजोल्वर,
ठीक, जिसको हम कहते हैं डीएनएस कैश। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस कैश के पास। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसको बेसिकली लोकल डीएनएस रिजोल्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे चेक किया जाएगा क्या इस पर्टिकुलर डोमेन नेम का आईपी एड्रेस मौजूद है। अब मान के चलो नहीं है, मान के चलो नहीं है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को अब कहां फॉरवर्ड करेंगे भाई, रूट लेवल डोमेन पे फॉरवर्ड कर देंगे। कहां फॉरवर्ड करेंगे, रूट लेवल डोमेन पे फॉरवर्ड कर देंगे। देखो यहां पे फॉरवर्ड करेंगे रूट लेवल डोमेन पे, रूट लेवल ऐसे यहां लिख देता हूं, रूट लेवल डोमेन। और देखो रूट लेवल डोमेन पे जब आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करोगे ना, रूट लेवल डोमेन जब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करोगे, तो रूट लेवल डोमेन से ये पता लगेगा कि अब आपको सेकंड लेवल डोमेन रूट लेवल डोमेन से पता लगेगा कि अब आपको कौन से टॉप लेवल डोमेन पे इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है। अब ना टॉप लेवल डोमेन तो आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे .com, .edu, .mil, .org, बहुत सारे होते हैं। तो अब हमारे पास में रूट लेवल डोमेन से हमें क्या पता लगा, हमें टॉप लेवल डोमेन के बारे में पता लगा। किस बारे में पता लगा, टॉप लेवल डोमेन के बारे में पता लगा, टॉप लेवल डोमेन के बारे में पता लगा। तो यहां से हम किसके पास पहुंच गए, यहां से हम पहुंच गए किसके पास, टॉप लेवल डोमेन के पास, टॉप लेवल डोमेन के पास पहुंच गए। और टॉप लेवल डोमेन का मतलब क्या, देखो अगर हम बात करें रूट लेवल डोमेन की बात करें, तो रूट लेवल डोमेन क्या होता है भाई, सिर्फ डॉट होता है। क्या होता है, सिर्फ डॉट होता है। ठीक, टॉप लेवल डोमेन बात करें, टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, डॉट कॉम होता है, डॉट कॉम होता है। किसके पास पहुंच गए, हम टॉप लेवल डोमेन के पास पहुंच गए। अब टॉप लेवल डोमेन से हम यहां पे किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे किसके पास, सेकंड लेवल डोमेन, या हम कहते हैं ऑथोरिटी डोमेन, है ना। यहां बात करेंगे सेकंड लेवल डोमेन, या फिर हम क्या कहेंगे, मान चलो सेकंड लेवल डोमेन, या फिर हम जैसे देखो सेकंड लेवल कई बार क्या होता है, सेकंड लेवल डोमेन के नीचे होता है ऑथोरिटी डोमेन। ठीक है, लेकिन यहीं पे लिख देता हूं मैं आपको, यहाँ पे बात करते हैं इसके बाद की बात करेंगे, ऑथोरिटेटिव डोमेन। ऑथोरिटेटिव डोमेन, इसके पास जाएंगे। अब ये जो ऑथोरिटी डोमेन है ना, इसके पास क्या मिलेगा, देखो इसके पास क्या मिलेगा, इसके पास बेसिकली मिलने जो वाला है वो समझो, देखो क्या चीज मिलने वाली है, इसके पास मिलने वाला है कि हमारे पास जो पर्टिकुलर क्या है, डोमेन नेम है, हमारे पास जो पर्टिकुलर डोमेन नेम है उसका क्या मिलने वाला है, उसका मैप आईपी एड्रेस मिलने वाला है, उसका आपका मैप आईपी एड्रेस आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब ये जो मैप आईपी एड्रेस है ना, इस मैप आईपी एड्रेस को हम अब जो ना, अब हमें क्या मिल गया, मैप आईपी एड्रेस मिल गया। अब इस मैप आईपी एड्रेस को हम क्या करेंगे, हम रिवर्ट फॉरवर्ड करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्ट फॉरवर्ड करेंगे। और रिवर्ट फॉरवर्ड करते हुए हम किसके पास जाएंगे, हम लोकल कैश पर जाएंगे, और यहाँ पे किसको दे देंगे, हम क्लाइंट को दे देंगे। तो देखो रिक्वेस्ट गई कैसे है, ना रिक्वेस्ट कैसे गई है, सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे गई, लोकल डीएनएस के पास सबसे पहले, फिर किसके पास गई, रूट लेवल डीएनएस पास, फिर किसके पास गई, टॉप लेवल डीएनएस पास, फिर किसके पास गई, सेकंड लेवल, और नेक्स्ट बात करते हैं ऑथोरिटी डोमेन पास। फिर रिवर्ट कैसे हुई, ऑथोरिटी डोमेन से, टॉप लेवल डोमेन से, रूट लेवल डोमेन से, डीएनएस कैसे होते हुए क्लाइंट के पास। इस टाइप से क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके और आपको आईपी एड्रेस दिया जाता है। अब उसके बाद में जब आपका आईपी एड्रेस वापस आ रहा होता है, तो अब ये जो लोकल जो आपका डीएनएस होता है ना, लोकल जो आपका कैश होता है, डीएनएस कैश होता है, अब ये क्या करता है, ये आपके इस पर्टिकुलर डोमेन नेम के रेफरेंस में जो आईपी एड्रेस है ना,
वो अब अपने कैश के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और जब अगली बार जब आप रिक्वेस्ट करोगे ना, तो अब आपको आईपी एड्रेस यहीं से मिल जाएगा, अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका आईपी एड्रेस क्या मिल जाएगा? आईपी एड्रेस डायरेक्टली लोकल डीएनएस कैश से ही मिल जाएगा, अब आपको आगे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो लोकल डीएनएस जो कैश होता है उसमें फ्रिक्वेंटली एक्सेस डोमेन नेम के आईपी एड्रेस को होल्ड किया जाता है। और यहाँ पे फ्रिक्वेंटली एक्सेस डोमेन नेम के आईपी एड्रेस को होल्ड करने के लिए क्या होता है? टाइम होता है ना, टाइम टू लीव एक फील्ड होती है। इसके पास क्या होती है? इसके पास टीटीएल फील्ड होती है। ध्यान रखना, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि क्या होती है? टीटीएल। टीटीएल, अब टीटीएल के अंदर जैसे मान चलो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे सेट कर दिया 3600। और 3600 क्या होता है? ये किस में होता है? ये सेकंड में होता है ना। इसके पास टीटीएल फील्ड होती है और किस में होती है? सेकंड में होती है। अगर हमने यहाँ पे 3600 सेकंड सेट कर दिया तो इसका मतलब है कि जो पर्टिकुलर डोमेन नेम है उस डोमेन नेम को हम लोकल कैश में कितनी देर तक स्टोर करेंगे? 3600 सेकंड का मतलब कितना होता है? एक एक घंटा, है ना, 1 घंटा हो जाएगा ना, है ना। 36 सेकंड मतलब 1 घंटे। तो 1 आवर तक हमारा जो डीएनएस है, वो हमारा जो डोमेन नेम है वो लोकल कैश के अंदर क्या रहेगा? स्टोर रहेगा। और 1 आवर तक अगर किसी ने रिक्वेस्ट कर दी तो उसके बाद में टीटीएल क्या हो जाएगा? वापस 1 आवर सेट हो जाएगा। अगर 1 आवर तक रिक्वेस्ट नहीं करी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ये प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा, ये प्रोसेस कंप्लीट फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे टीटीएल वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। टीटीएल वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है, ठीक। अब जो है ना, ये डीएनएस के लिए जो रिक्वेस्ट जा रही है, ये डीएनएस के लिए रिक्वेस्ट जा रही है। तो अगर हम डीएनएस की बात करें तो डीएनएस के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में 2 की पॉइंट्स आपको पहले भी लिखवा रखा है। डीएनएस जो होता है उसका पोर्ट नंबर कितना होता है अभी? फटाक से कितना होता है? 53 पोर्ट पे काम करता है, 53 पोर्ट पे काम करता है। और यहाँ पे आपके ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस कौन सी होती है? यूडीपी सर्विस। कौन सी होती है? यूडीपी। ठीक है, तो इसकी रिक्वेस्ट जो सोल्व होती है वो आपके 53 पोर्ट नंबर और यूडीपी सर्विस के द्वारा सोल्व होती है। ठीक है, समझ में आ गया? नोट डाउन करो। बिल्कुल भाई। एवरी टाइम इट विल बी गो थ्रू 8 स्टेप इफ नॉट फाउंड इन लोकल डीएनएस। बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर लोकल डीएनएस के अंदर फाउंड नहीं होता है तो प्रत्येक बार आपको ये 8 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। प्रत्येक बार आपके 8 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। भाई कल जो नया बैच आ रहा है तो नए बैच के अंदर आपके जो नए सब्जेक्ट हैं वो आप नए बैच, आप जो पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो कंटिन्यू आपके बैच चलते रहेंगे, है ना। आपके कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। कोई ऑफलाइन आना चाहता है तो उसके लिए फिर नए बैच में सब कुछ नया फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी। इसकी टाइम टू लीव, टाइम टू लीव। टीटीएल बेसिकली हमारी हेल्प करता है जब डीएनएस रिजोल्वर में जब कोई डेटा स्टोर होता है। ठीक है, डीएनएस रिजोल्वर में जब कोई डेटा स्टोर होता है तो उस डेटा की वैलिडिटी बताता है कौन? टीटीएल, है ना। तो आप इस पॉइंट को लिख भी लेना, वहीं पे लिख लेना आप, है ना। टीटीएल की हेल्प से डीएनएस रिजोल्वर में स्टोर किए गए डेटा की वैलिडिटी को पहचाना जाता है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं भाई। अब एक तो क्या है, आपका रैंडम टेस्ट कहीं कभी भी हो सकता है ना। रैंडम टेस्ट की बारी आ चुकी है क्योंकि 7-8 लेक्चर हो चुके हैं। एक तो आपका रैंडम टेस्ट कहीं कभी भी हो सकता है और एक आपका जो सब्जेक्ट टेस्ट है वो आपका कभी भी हो सकता है। अब, है ना, कोशिश करेंगे इस मंडे को आपका सब्जेक्ट टेस्ट ले ले और रैंडम टेस्ट मंडे से पहले ले ले एक। हाँ जी। वो जब रिक्वेस्ट की वैल्यू, हाँ, रिक्वेस्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है, जब जिस 512 से ज़्यादा होती है ना तब उसके बाद में टीसीपी की यूज कर लिया जाता है। डिफ़ॉल्ट यूडीपी है, डिफ़ॉल्ट यूडीपी याद रखोगे। रिक्वेस्ट की वैल्यू ज़्यादा होने पर वो सेट करता है।
भाई जो ईएमआरस का फॉर्म फिल की डेट है वो आज लास्ट डेट है ना, पहले 23 थी फिर बढ़ा दी गई थी, आज 28 कर दी गई थी। तो आप सभी को फॉर्म फिल करना है, फीस वगैरह मत देखो उसकी, है ना, ये मत सोचना उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है फॉर्म फिल ना करें, फॉर्म फिल करो। बेसिकली आपको, जब तक आप कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं दोगे तब तक आपको एक, आपके और कंपटीशन एग्ज़ाम के बीच में एक गैप बना रहेगा, और आपको वो फील ही नहीं होगा कि हमें अब तैयारी को किस मोड में किस लेवल में करना है। तो तैयारी को अच्छे लेवल से करने के लिए हमेशा कंपटीशन एग्ज़ाम में जो भी आपका एग्ज़ाम है वो देना चाहिए। देखो इसी को मैंने क्या किया, इसी को मैंने इस फॉर्मेट में मैंने आपको पूरा बताया। देखो इसी को मैंने किस फॉर्मेट बताया, देखो समझो यहाँ पे, मान के चलो आपको क्या काम करना है भाई, आपको आपको काम ये करना है कि आपका जो डीएनएस, मतलब जो आपका डीएनएस होता है वो आपकी हेल्प करता है। सपोज करो आपने क्या किया, आपने आपने क्या किया, आपने यूआरएल बार में, एड्रेस बार में एक एड्रेस टाइप किया, आपने एड्रेस बार में, यूआरएल बार में एक एड्रेस टाइप किया, एड्रेस क्या टाइप किया, www.computecacademy.in। ठीक, आपने क्या किया, एक एड्रेस टाइप किया। ठीक, अच्छा, उसके बाद बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, रिजोल्वर क्या करता है, रूट सर्वर को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, और रूट सर्वर मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, रूट सर्वर से हम किस पे जा रहे हैं, हम डॉट इन सर्वर पे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिजोल्वर से, रूट सर्वर से डॉट इन सर्वर पे गए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, डॉट इन सर्वर, देखो डॉट इन सर्वर से कहाँ पे गए, कॉम्प्यूटेक एकेडमी है ना, कॉम्प्यूटेक एकेडमी डॉट इन पे गए। ठीक है, जिसको बात कर रहे हैं क्या, ऑथोरिटेटिव सर्वर। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास अब ये क्या है, ये हमारे पास में जो सेकंड लेवल जो सर्वर है ये हमारे पास ऑथोरिटेटिव सर्वर है। ठीक, अच्छा, जो ऑथोरिटेटिव सर्वर है ना, ये क्या करेगा, ये आईपी एड्रेस रिटर्न कर देगा, ये क्या कर देगा, आईपी एड्रेस क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक, आईपी एड्रेस रिटर्न कर देगा, और जो आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा, इस आईपी एड्रेस की सहायता से अब ब्राउजर क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा किससे, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपने जब ब्राउजर में, आपने जब ब्राउजर में आपने ये यूआरएल टाइप किया, मतलब ये डोमेन नेम टाइप किया, तो डोमेन नेम टाइप करते ही सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट कहाँ गई, लोकल डीएनएस रिजोल्वर पास गई, रिजोल्वर से रूट सर्वर पास गई, रूट सर्वर ने रिक्वेस्ट कहाँ भेजी, डॉट इन। ठीक है ना, जैसे आपके टॉप लेवल डोमेन जो होते हैं उनको जेनरिक डोमेन के नाम से जानते हैं, फिर आपके कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन होते हैं। ठीक है, फिर आपके ऑथोरिटेटिव डोमेन होते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपके आपके डोमेन्स क्या होते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करूंगा। तो इसके बाद रिक्वेस्ट कहाँ पे गई, इस बार रिक्वेस्ट गई डॉट इन सर्वर पे गई। अब डॉट इन सर्वर रिक्वेस्ट कहाँ पे गई, डॉट इन सर्वर रिक्वेस्ट गई आपकी ऑथोरिटेटिव सर्वर पे गई, है ना, ऑथोरिटेटिव सर्वर पे गई आपकी रिक्वेस्ट, और ऑथोरिटेटिव जो सर्वर है उस सर्वर के पास क्या मिल जाएगा, आईपी एड्रेस मिल जाएगा, और वो जो आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस से अब ब्राउजर क्या करेगा, रिक्वेस्ट कर देगा उस आईपी एड्रेस को, और हमारे को जो वेब डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेस हो जाएगा। नोट डाउन करो एक बार से। भाई एप्लीकेशंस पे आपको जो लाइव क्लास होती है वो लाइव क्लास आपको एक तो क्या लाइव सेशन दिख जाती है। एप्लीकेशन में सबसे पहला जो आपका टैब, जो सबसे पहला टैब आता है वो लाइव सेशन का टैब आता है। तो रिसेंटली, है ना,
अभी करंटली में जो लाइव क्लास हुई है वो आपको सीक्वेंस से मिल जाती है, इसमें लाइव वाले टैब के सेशन में, ठीक। उसके बाद जब आप नेक्स्ट टैब पे जाओगे तो आता है सब्जेक्ट का टैब, है ना। सब्जेक्ट के टैब में बेसिकली आपका सब्जेक्ट के नेम होते हैं, फिर सब्जेक्ट के नेम के अंदर आपके क्या होते हैं, चैप्टर का नेम होता है, और चैप्टर नेम के अंदर क्या होती है, आपकी क्लास होती है और पीडीएफ होती है। तो ये जो पर्टिकुलर क्लास है, ये पर्टिकुलर क्लास आपका सब्जेक्ट कौन सा है, वेब टेक्नोलॉजी। तो वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर इंट्रोडक्शन जाओगे तो वहाँ पे आपको क्लास मिल जाएंगी सारी। ये नोट डाउन हो गया, ठीक। तो ये बेसिकली क्या एग्जाम में कई बार क्या डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें मैं क्वेश्चन लेके बताऊंगा आपको ना, आपके इस अच्छी वाली नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब देखो, अब हम कहते हैं कि हमारे पास में जो रूट डोमेन होता है, देखो पॉइंट होना, हमारे पास सबसे पहले कहते हैं हमारे पास कौन सा होता है, रूट डोमेन है। एक मिनट रुको भाई, जी बताओ, पीछे करो फटाक से नोट डाउन करो। अब इस पे देखो, इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल बनते हैं ना, इसमें कई बार आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में और आजकल तो आरपीएससी का तो पता नहीं क्या ही है, आरपीएससी तो डीएनएस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। आरपीएससी तो एक एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन डीएनएस पे डाल देती है, और अधीनस्थ बोर्ड ने भी डीएनएस पे क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे हुए, इवन कि आपके जो सिस्टम स्टैंड है उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर डोमेन नेम, अगर आप इस पर्टिकुलर डोमेन नेम को क्या करोगे, जब सर्च करो, देखो ये जो डोमेन नेम है, ये जो आपका डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम को आपको वेब ब्राउजर में, डोमेन नेम को आप क्या करोगे, आप ब्राउजर में कहाँ पे डालोगे, एड्रेस बार या यूआरएल बार, है ना, जो आपकी एड्रेस बार होती है, या फिर हम क्या कहते हैं, यूआरएल, है ना, यूआरएल बार, ठीक। अब एड्रेस ब्राउजर के अंदर एड्रेस बार यूआरएल बार में आपने ये टाइप किया, तो आपका सबसे पहले काम क्या हुआ, आपकी रिक्वेस्ट लोकल डीएनएस रिजोल्वर के पास गई, ठीक है। लोकल डीएनएस रिजोल्वर के पास चेक किया गया, क्या इस पर्टिकुलर डोमेन नेम का आईपी एड्रेस मौजूद है, नहीं है। डीएनएस सीधी किसके पास चलेगी, रूट रूट सर्वर के पास, रूट सर्वर से डीएनएस किसके पास गई, रूट सर्वर रिक्वेस्ट किसके पास गई, टॉप लेवल डोमेन, है ना। तो टॉप लेवल डोमेन यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है, कैसे है, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है। अच्छा, उससे किसके पास गई, सेकंड लेवल डोमेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑथोरिटेटिव सर्वर, जहां पे हमें क्या मिल गया, जहां पे क्या मिल गया, हमें आईपी एड्रेस मिल गया, उस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस मिल गया। अब वो जो आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को हमें किसके पास पहुंचाना है, ब्राउजर के पास पहुंचाना है, उस आईपी एड्रेस ब्राउजर के पास पहुंचाएंगे, और ब्राउजर के पास पहुंचाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम उस ब्राउजर से उस आईपी एड्रेस को रिक्वेस्ट करेंगे जहां से हमें वेब डॉक्यूमेंट से एक्सेस करना है, क्योंकि एक्चुअल में इंटरनेट की दुनिया में किसी भी वेब डॉक्यूमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है ना, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब कुछ की पॉइंट समझो, बेसिकली जो आपके जो रूट लेवल डोमेन होता है, ठीक है, रूट लेवल जो डोमेन होते हैं, रूट लेवल डोमेन, है ना, रूट लेवल डोमेन जनरली आपकी क्या होता है, हिडन फॉर्मेट में होता है, रूट लेवल डोमेन जनरली आपकी क्या होता है, हिडन फॉर्मेट में होते हैं। तो अच्छे की पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। रूट लेवल डोमेन जनरली क्या होता है, आपके हिडन फॉर्मेट में होता है। रूट लेवल डोमेन से आप किस डोमेन की बात करते हो, रूट लेवल डोमेन से आप बात करते हो किसकी, टॉप लेवल डोमेन की, किसकी बात करते हो, टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन को हम बोलते हैं TLD। और ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली आपका जनरिक टॉप लेवल डोमेन भी कहलाता है, जनरिक टॉप लेवल डोमेन भी कहलाता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जनरिक टॉप लेवल डोमेन, जनरिक टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, जनरिक टॉप लेवल डोमेन। और देखो, जो जनरिक टॉप लेवल डोमेन है, जनरिक टॉप लेवल डोमेन है, ये कौन कौन से हैं, जैसे मान चलो आपके पास क्या हो गया, .com हो गया, क्या हो गया, .edu हो गया, क्या हो गया, .mil हो गया, क्या हो गया आपका, .org हो गया, ठीक है, .org हो गया। और देखो, इसके साथ में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, एक पॉइंट ध्यान रखना है। अब कहते हैं आपके पास में यहाँ पे क्या होते हैं, आपके पास में यहाँ पे होते हैं क्या,
कंट्री कोड आपस क्या होते हैं? कंट्री, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, उधर ना कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उधर ना CCTLD, CCTLD, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ठीक, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी कौन कौन से हो जाएंगे आपके? देखो जैसे आपके .in हो गया, .in किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया को है ना। जैसे .UK हो गया है ना, और डॉट किसका हो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंट्री हो गए ना, अलग अलग कंट्री, .UK हो गया, .US हो गया। ठीक है, बहुत सारी कंट्री हो गए। पाकिस्तान .PK हो गया, लेकिन लिखेंगे नहीं पाकिस्तान का, है ना। ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अलग अलग कंट्री क्या होते हैं, हमारे पास में डोमेन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन हो। फिर हम बात करते हैं सेकेंड लेवल डोमेन, देन उसके बाद हम बात करते हैं क्या? जैसे यहाँ दिखता हुआ ना, इसको तो बात करते हैं क्या? सेकेंड लेवल डोमेन, सेकेंड लेवल डोमेन। ठीक, अब जैसे सेकंड लेवल डोमेन की बात करें तो देखो सेकंड लेवल डोमेन के अंदर हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास हो गया, जैसे हमारे पास जैसे देखो डन ना, जैसे गूगल हो गया, है ना। जैसे अभी कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे हमारे पास हो गया कंप्यूटर, ये क्या है? ये आपके सेकंड लेवल डोमेन है। ठीक है, ये आपके सेकंड लेवल। फिर उसके बाद में क्या होते हैं, उसके बाद कैटेगरी की बात करें तो उसके बाद देखो नेक्स्ट कैटेगरी में आप डिवाइड करें, उसके बाद अगर इसकी नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी क्या करेंगे? हम बात करें क्या? सब डोमेन की बात करेंगे। यानी किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे इसकी सब डोमेन, किसकी बात करेंगे? सब डोमेन। अब सब डोमेन ग्रुप में देखो, सब डोमेन ग्रुप में जैसे आपके पास कौन कौन सा हो गया भाई? सब डोमेन ग्रुप में जैसे आपके पास हो गया www, ठीक। फिर जैसे आपके पास हो गया एफ FTP हो गया आपके पास, जैसे आपके पास हो गया मेल, आपके पास हो गया मेल, ठीक है, आपके पास हो गया मेल, ठीक। जैसे है ना, कई बार आपने देखा होगा, आपको वेबसाइट है ना इस टाइप से आपको दिखाई देती है ना, कई बार आपने देखा होगा आपको वेबसाइट कैसे दिखाई देती है। जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ, देखो देखो ऐसे दिखाई देती है, जैसे मान चलो हमने आप लिखा जैसे मेल डॉट computex.com, ठीक। फिर जैसे आपकी देखो इस टाइप से होती है FTP डॉट कंप्यूटर डॉट, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या, ये सब डोमेन है, ये क्या है? सब डोमेन है। ये सेकंड लेवल डोमेन है, ये क्या आपके, ये आप टॉप लेवल डोमेन है, या फिर कंट्री का टॉप लेवल डोमेन है, और उसके बाद क्या है? रूट डोमेन है। क्या है? रूट डोमेन है। ये नोट डाउन हो गया भाई, है ना। ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कई बार एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन जो बनते हैं वो अच्छे लोग बना देते हैं, तो आपको एक सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं इसको इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन बात करूं तो ये क्या है यहाँ पे? ये सब डोमेन है। ये क्या है? सब डोमेन है। ये क्या है आपका? सेकंड लेवल डोमेन है। ये क्या आपका? ये क्या है? कंट्री कोड टॉप लेवल। और इसके बाद एक हिडन फॉर्मेट रूप में डॉट होता है, जो आपका क्या होता है? रूट डोमेन होता है ना, रूट होता है।
हिडन फॉर्मेट में क्या होता है आपके पास में रूट होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे मान चलो कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है और एग्जांपल लेके हमने इसी चीज को वापस समझने की कोशिश की, जो मैंने बताया था वही कॉन्सेप्ट है ना। जैसे मान चलो कि यहाँ पे होस्ट है, ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेब, यहाँ पे एक डोमेन नेम को रिक्वेस्ट कर रहा है। ये क्या है, ये डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम है। ठीक, मान चलो कोई डोमेन नेम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे डोमेन नेम मान चलो अभी हम चेंज कर लेते हैं, जैसे डोमेन नेम ले लेते हैं mail.computec.edu। ठीक, ये ले लेते हैं, ये डोमेन ले लेते हैं। अब इस डोमेन नेम कॉल किया तो सबसे पहले जो ब्राउजर रिक्वेस्ट हो किसके पास गई, लोकल डीएनएस सर्वर के पास। तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट गई वो रिक्वेस्ट किसके पास गई, लोकल डीएनएस सर्वर के पास। लोकल डीएनएस पर रिक्वेस्ट गई, भी लोकल डीएनएस ने कहा भी मेरे पास इसका आईपी एड्रेस मौजूद नहीं है, तो रिक्वेस्ट सीधी किसके पास गई, रूट लेवल सर्वर के पास। किसके पास गई, रूट लेवल सर्वर पर, है ना। सबसे पहले फर्स्ट काम यहाँ पे हुआ, सेकंड काम यहाँ पे हुआ, रूट लेवल सर्वर की रिक्वेस्ट किसके पास भेजी, टॉप लेवल डोमेन सर्वर पास। टॉप लेवल डोमेन रिक्वेस्ट किसके पास गई, ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर। और ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर ने क्या किया, ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर की बात करें तो हम यहाँ पे कह रहे हैं इसने क्या किया, इसने इसने जो पर्टिकुलर जो आपका डोमेन नेम है, डोमेन नेम क्या है आपका, mail.computec.edu, ये जो आपका डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम के जो मैप आईपी एड्रेस है, इस डोमेन नेम का जो मैप जो आईपी एड्रेस है, इसके मैप आईपी एड्रेस मान चलो, इसका मैप आईपी एड्रेस मान चलो क्या है 201.50.60.80। ये जो आपका आईपी एड्रेस है, मैप आईपी एड्रेस है, इस मैप आईपी एड्रेस क्या किया, अब रिटर्न किया। रिटर्न कहाँ पे किया, टॉप लेवल डोमेन को, रूट डोमेन को, लोकल डीएनएस सर्वर को और ब्राउजर को। ठीक है, तो ये जो आपका काम है, ये काम आपका इस टाइप से आपके डीएनएस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक, तो अब डीएनएस ने इतने अच्छे लेवल से सर्वर्स को मैनेज कर रखा है कि आपकी रिक्वेस्ट है ना वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सोल्व हो जाती है। कैसे सोल्व हो जाती है कि सबसे पहले तो आपकी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, लोकल डीएनएस रिजोल्वर लोकल कैश के पास। अब देखो आपको सिर्फ लोकल कैश कौन रखता है, लोकल को कैश कौन रखता है, कौन रखता है, लोकल कैश रखता कौन है भाई, सिंपल सी बात है, लोकल कैश एक डीएनएस सर्वर है। लोकल कैश क्या है, एक डीएनएस सर्वर है। ये लोकल कैश डीएनएस सर्वर रखता कौन है ना। वेब ब्राउजर साइट पे तो फिर यहीं पे मिलेगा, वो वेब ब्राउजर के साइड में ब्राउजर कैश मिलेगा, वो ब्राउजर कैश मिलेगा। यहाँ पे ये कौन रखता है, देखो ये बात भी इनकी सही है ना, इससे मैंने सही बात की कि यहाँ पे जो ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर के अंदर भी लोकल कैश होता है, एक ब्राउजर के पास भी एक कैश होता है, जिसमें ब्राउजर भी कुछ पर्टिकुलर डोमेन नेम के आईपी एड्रेस को स्टोर करके रख लेता है, जिसको आप फ्रिक्वेंटली कॉल करते हो, वो ब्राउजर रख लेता है। उसके बाद में ये जो आपका डीएनएस है, इसको कौन मैनेज करता है, इसको जनरली आपकी आईएसपी मैनेज करती है। कौन मैनेज करती है, आईएसपी, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, वही मैनेज करता है, वही मैनेज करता है। और वो मैनेज करता है, इसका मतलब है कि वो अपने डेटाबेस के अंदर, वो अपने सर्वर डेटाबेस के अंदर लोकल डीएनएस सर्वर को इंप्लीमेंट करता है, जिससे कि आपकी रिक्वेस्ट को फास्ट क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। तो आपकी रिक्वेस्ट जस्ट यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस मिल गया, आपका काम हो गया। ठीक है, 90% केस में आपका यहीं पे आपका सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। बहुत रेयर चांस होते हैं कि आप यहाँ तक पहुंचते हो, जो बिल्कुल न्यूली वेबसाइट होती है ना, उस केस में आप यहाँ तक जाते हो। बाकी आपकी ज्यादातर जो आपकी डीएनएस की जो आपकी रिक्वेस्ट होती है, उसको यहीं से प्रोसेस कर दिया जाता है। ठीक, अब इसके बाद डीएनएस पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो कॉन्सेप्ट आता है क्या, डीएनएस के रिकॉर्ड क्या आता है। अब है ना, डीएनएस सर्वर के जो रिकॉर्ड होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जिनको हम अलग अलग नाम जानते हैं, जैसे ए रिकॉर्ड, 4 टाइम ए रिकॉर्ड्स। ठीक है, इस टाइप से आपके डीएनएस सर्वर क्या होते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने डीएनएस सर्वर के रिकॉर्ड की बात की है। ठीक, तो रिकॉर्ड टाइप में सबसे पहले टाइप बात की है ए रिकॉर्ड, है ना, नाम याद रखना इसका। ये रिकॉर्ड आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपसे। ठीक, डीएनएस सर्वर में सबसे पहला डीएनएस जो है वो कौन सा है, ए रिकॉर्ड। कौन सा है, ए रिकॉर्ड। जो ए रिकॉर्ड होता है ना, वो बेसिकली IPv4 एड्रेस पे काम करता है। किस काम करता है, IPv4 एड्रेस पे काम क्या करता है, ये आपके IPv4 एड्रेस में जो डोमेन नेम है, उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। कौन, ए रिकॉर्ड।
है ना। ए रिकॉर्ड की सहायता से IPv4 के एड्रेस पे काम किया जाता है। IPv4 के एड्रेस मतलब यहाँ पे जो डोमेन नेम होता है उसके रेफरेंस में जो IPv4 का एड्रेस है उसमें आपको कन्वर्ट करके आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। फिर एक अगला जो रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है, 4 टाइम ए रिकॉर्ड। क्या होता है, 4 टाइम ए। ये बेसिकली आपके IPv6 के एड्रेस पे कार्य करता है। किस काम करता है, IPv6 एड्रेस। इसका मतलब अगर आपको IPv6 के एड्रेस के बेस पे अगर आपको कोई भी डोमेन नेम है उसका IPv6 एड्रेस पता लगाना है तो फिर आप क्या करोगे, 4 टाइम ए रिकॉर्ड काम में लोगे। और ये क्या करेगा, ये सेम कहानी आपके डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये कैसा है, IPv6 है ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन, ML का कहाँ गया, MX का, एग्जाम में ये क्वेश्चंस, एग्जाम में ये क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक। अच्छा, फिर अगर बात करें तो अगला अगला एक रिकॉर्ड टाइप होता है सी नेम, जिसका मतलब क्या होता है, कैनोनिकल नेम, अलाइसिंग नेम। अगर आपके आपके कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट का अगर कोई अलाइसिंग नेम है तो अलाइसिंग नेम आप किस रिकॉर्ड की सहायता से पहचानते हो, सी नेम की सहायता से अलाइसिंग नेम को पहचानते हो। ठीक। अच्छा, फिर होता है MX रिकॉर्ड। कौन सा होता है, MX रिकॉर्ड, जो बेसिकली मेल एक्सचेंज, मेल सर्वर पे मेल एक्सचेंज करने के लिए रिकॉर्ड हेल्प करता है आपका। कौन, MS रिकॉर्ड। ठीक है, मेल सर्वर के लिए बना होता है स्पेशल। ठीक। फिर एक होता है NS रिकॉर्ड, है ना, जिसको बोलते हैं नेम सर्वर रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं, नेम सर्वर रिकॉर्ड। फिर होता है PTR रिकॉर्ड, जिसको बोलते हैं पॉइंटर रिकॉर्ड, है ना। ये रिवर्स लुकअप का काम करता है। रिवर्स लुकअप मतलब ये आपके IP एड्रेस से उस IP एड्रेस के डोमेन नेम का पता लगाता है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, PTR। जो इंपॉर्टेंट हो कौन कौन से है, ए रिकॉर्ड, PTR रिकॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर 4 टाइम ए रिकॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ए रिकॉर्ड और कौन सा, PTR। भाई ये दो तो आप जरूर से याद रख लेना, दो तो जरूर से याद रख लेना, ए रिकॉर्ड और PTR रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड का काम क्या होता है, ए रिकॉर्ड बेसिकली आपके डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, IPv4 पे काम करता है। PTR रिकॉर्ड आपके IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है। PTR रिकॉर्ड को रिवर्स रिवर्स लुकअप एड्रेस भी कहते हैं, रिवर्स लुकअप एड्रेस भी कहते हैं। जो क्या करते हैं, जो आपके पॉइंटर रिकॉर्ड कहलाता है। पीटर मतलब पॉइंटर रिकॉर्ड, पीटर फुल होती है पॉइंटर रिकॉर्ड, जो आपके क्या करता है, रिवर्स लुकअप का काम करता है। आईपी एड्रेस से डोमेन नेम को फाइंड आउट करता है, आईपी से नाम। फिर एक होता है SSOA रिकॉर्ड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जब भी कोई दिक्कत है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। SOA और TXT थोड़ा ध्यान रखना। TXT बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है। किसका, SPF और DKIM इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब ये आपके पास में जो डोमेन जो सर्वर होते हैं उन पे जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट वगैरह होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रखता है। कौन सा, ये। बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, ना भी रखो तब भी काम चल जाएगा। बट ये 2-3 जो रिकॉर्ड है इनको अच्छे से रख लेना। ठीक, नोट डाउन कर लो। यहीं पे आपका DNS का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। क्या, ये डायग्राम नहीं, ये बता दिया था मैंने, ये वही तो डायग्राम है जो मैंने बताया था। ये डायग्राम मत बनाओ, ये डायग्राम मैंने बता दिया था, आप तो ये डायग्राम बना लो। पिछले वाला डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बनवा दिया। अभी आपके जो प्रोग्रामर का एग्जाम होता है उसमें PTR रिकॉर्ड के बारे में पूछ लिया था, है ना। PTR रिकॉर्ड, DNS का जो रिकॉर्ड टाइप होता है ना, PTR पॉइंट रिकॉर्ड होता है, उसका काम क्या होता है, ये क्या होता है, इसको हम रिवर्स लुक अप एड्रेस के नाम जानते हैं, जो आपके क्या करता है, जो आपके IP एड्रेस से डोमेन नेम को फाइंड आउट करवाता है।
चलो जी, हो गया ये पूरा, नोट डाउन हो गया। ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखे इनको भी आप भी लिख लेना ना, इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर फ्रिक्वेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको लिखे हैं ना। ठीक है, तो डीएनएस के ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। डीएनएस बेसिकली क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सर्वर होता है, जो हमारी हेल्प करता है। जो हमारी हेल्प किस में करता है, ह्यूमन रीडेबल नेम को मशीन फॉर्मेट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और जब भी आप किसी डोमेन नेम को अपने वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करते हो, तो डोमेन नेम को सबसे पहले आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, और वो कन्वर्ट करके कौन देते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं डीएनएस सर्वर। कौन कर देते हैं, डीएनएस सर्वर कर देता है। और डीएनएस सर्वर जो कन्वर्ट करता है ना, उसके पीछे की जो पूरी कहानी है, वो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, किस टाइप से डीएनएस को अरेंज किया गया है, डीएनएस जो डिस्ट्रीब्यूटेड ज्योग्राफिकल एरिया में अरेंज किया जाता है, उसमें क्या होता है, क्यूरी को बहुत फास्ट प्रोसेस करने में आपकी हेल्प मिलती है। जैसे कहते हैं ना, टोटल आपके 13 रूट सर्वर है, उन 13 रूट सर्वर से क्या जुड़े हुए हैं, टॉप लेवल डोमेन सर्वर जुड़े हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, है ना। जेनरिक टॉप लेवल डोमेन बेसिकली क्या होते हैं, कैटेगरीज वाइज डिपेंड हो। जैसे डॉट कॉम मतलब तो कहता है कॉमर्शियल डोमेन, है ना। कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए अगर आपको कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, तो आप डॉट कॉम डोमेन को ले सकते हो, है ना, डॉट कॉम डोमेन ले सकते हैं। फिर हम बात करें, तो दूसरी बात करें तो हमारे पास जैसे है डॉट मिल, डॉट ईडीयू, डॉट ओआरजी, है ना। ओआरजी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ठीक है, तो इस टाइप डोमेन होता है। ठीक, अच्छा, अब देखो जो डोमेन नेम होता है ना, डोमेन नेम होता है वो बेसिकली एक वेब एड्रेस का यूनिक नेम होता है। और डोमेन नेम कभी भी दो डोमेन नेम सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स आपको मैंने पहले बता रखे, की पॉइंट्स आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने सपोज करो आपके सामने दो डोमेन लिखे यहाँ पे, जैसे मैंने आपके सामने दो डोमेन लिखे, और यहाँ पे दो डोमेन क्या लिखा, जिसमें लिखा फर्स्ट डोमेन, फर्स्ट डोमेन, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट डोमेन क्या लिखा, देखो फर्स्ट डोमेन में लिखा, जिसमें लिखा फर्स्ट डोमेन www.computec.com, ये मेरा पहला डोमेन है। ठीक, मैंने लिखा सेकंड डोमेन, मैंने लिखा सेकंड डोमेन, और सेकंड डोमेन यहाँ पे क्या लिखा मैंने, मैंने सेकंड डोमेन ग्रुप में लिखा यहाँ पे www.computec, www.computec.in। ये बताओ दोनों डोमेन सेम है अलग अलग है? दोनों डोमेन सेम है अलग अलग है? अलग अलग है ना, दोनों डोमेन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स का ध्यान रखें, ये दोनों डोमेन, ये दोनों डोमेन अलग अलग हैं, अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, अब इसी के साथ मैं देख लेता हूँ, डोमेन नेम, डोमेन नेम वेब डॉक्यूमेंट्स का, वेब डॉक्यूमेंट्स का एक यूनिक नेम होता है, यूनिक नेम होता है, यूनिक नेम होता है। ठीक, डोमेन नेम लेने के लिए, डोमेन नेम, डोमेन नेम को डोमेन प्रदाता कंपनी के द्वारा दिया जाता है। डोमेन नेम कौन देता है आपको, डोमेन प्रदाता कंपनी। ठीक है, अब डोमेन प्रदाता कंपनी के एग्जाम्पल रूप में जैसे आपको सबसे फेमस कौन सी है, गोडेडी, है ना। गोडेडी हो गया ना।
ठीक है, आपकी फेमस डोमेन प्रबंधन के GoDaddy है। ठीक है, अच्छा इनको सबको मैनेज कौन करता है? जैसे GoDaddy के डोमेन नेम जो है उनको सबको मैनेज कौन करता है ना? आईना की एक क्या है? आईना की एक क्या है? सब कॉपी है क्या? ICANN है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमेन नेम को मैनेज ICANN। क्या होता है ICANN? फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म क्या होती है? बताओ, फुल फॉर्म बताओ। ICANN के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। और ये किसका पार्ट है? ICANN आईना का ही। आईना का मतलब? आईना का मतलब आईना तो बता दो मुझे। ये तो इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम एंड नंबर्स। और ये क्या है? इंटरनेट असाइन नंबर ऑथोरिटी। फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए आपको, है ना? फुल फॉर्म पता होना चाहिए। लिखवा देता हूँ, ये लिखो, फिर लिखवा देता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको देखो, ये दोनों संस्थान है ना, ये संस्थान है, ये सब पता होना चाहिए। देखो मैं बता देता हूँ आपको। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट इंटरनेट कॉर्पोरेशन इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, नेम एंड नंबर। ठीक है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। आईना क्या होते हैं? इंटरनेट असाइन नंबर ऑथोरिटी। आईना इंटरनेट असाइन नंबर ऑथोरिटी। ठीक है, देखो ये क्या है? ये आपकी संस्थान है। जैसे आईना एक बड़े लेवल का संस्थान है, और उसी का एक पार्ट है कौन? ICANN। ठीक है, उसी का पार्ट, आईना का पार्ट है ICANN। तो ये क्या करती है? ये बेसिकली आपके नेम एंड नंबर असाइन करती है। जैसे अगर हम IP एड्रेस की बात करें, तो IP एड्रेस का मैनेजमेंट कौन देखता है? आईना देखता है। IP एड्रेस मैनेजमेंट कौन देखता है? आईना देखता है। लेकिन जो डोमेन नेम है उसका मैनेजमेंट आईना ने किसको सौंप दिया? ICANN, है ना? तो ICANN है, ये आपके डोमेन नेम का पूरा मैनेजमेंट देखती है। अब डोमेन नेम का मैनेजमेंट देखने का मतलब है कि डोमेन प्रदाता कंपनी ना, वो तो ज्यादातर कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी है। ज्यादातर कैसी है? प्राइवेट कंपनी। वो प्राइवेट कंपनी डोमेन नेम को क्या कर देती है? यूजर्स को प्रोवाइड कर देती है। और उनका जो डेटाबेस मैनेजमेंट है और सेंट्रलाइज जो मैनेजमेंट है, वो सारा किसके कंट्रोल में? ICANN के कंट्रोल में। ठीक है, इस टाइप से आपका काम होता है। अब देखो, अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि मान के चलो आपको अपनी एक नई कंपनी है, आपको अपनी एक नई कंपनी है, और उस नई कंपनी को आप क्या करना है? आपको इंटरनेट की दुनिया पे, वेब की दुनिया में आपको उस कंपनी को लेके आना है। इसका मतलब है
अब आपको अपनी कंपनी को क्या करना है, आपको वेब की दुनिया में आपको कंपनी को एक टाइप से हम कह रहे हैं कि वेब डॉक्यूमेंट्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो सपोज करो जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, भाई सीधी सी बात है, कोरोना से पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट लगभग ऑफलाइन थे, अब क्या हो गए, ऑनलाइन हो गए। अब मान के चलो कि हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट्स के द्वारा हमें बहुत सारी सर्विस देनी है, ठीक है। और वो जो बहुत सारी सर्विस हम वेबसाइट द्वारा देंगे तो फिर पूरी दुनिया को मिल सकती है ना, पूरी दुनिया में हमारा स्टूडेंट कहीं भी हो सकता है। अब पता है अपनी एप्लीकेशन पे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि दुबई से, मतलब जो सऊदी देश है ना, उसमें पढ़ रहे हैं, है ना, सऊदी देश में भी अपने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। मजाक नहीं, सीरियसली है, क्लास देखते हैं सऊदी देशों में। अब कैसे, वो इंडिया से गए हुए हैं। जैसे मान चलो किसी का हस्बैंड है जिसकी जॉब कहाँ पे, दुबई में, है ना, तो उसके साथ मान चलो उसकी वाइफ वहाँ पे रह रही है। अब उसने कंप्यूटर साइंस फील्ड से मान के चलो उसकी डिग्री वगैरह है, तो अब वो क्या कर रही है, ट्राई कर रही है वहीं से एग्जाम के लिए, है ना। तो उसके उनके साथ क्या टाइम का मिसमैच रहता है उनके साथ, है ना। तो वो लाइव क्लास नहीं ले पाते, वो बताते हैं कि सर थोड़ा टाइम का मिसमैच रहता है, तो लाइव क्लास तो ले नहीं पाते, बट रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, है ना। तो इस टाइप से अगर आपका कोई भी बिजनेस अगर वेब पे मौजूद है तो आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड मौजूद है। तो बिजनेस को वर्ल्ड वाइड लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे जो भी हमारे बिजनेस है उस बिजनेस को हम क्या करते हैं, वेब पे अवेलेबल करवाते हैं, ठीक। अब देखो इसी चीज को हम समझते हैं, इसी चीज को अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको वेब पब्लिशिंग और वेब होस्टिंग समझ में आ जाएगी, ठीक। वेब पब्लिशिंग और वेब होस्टिंग का कॉन्सेप्ट यही होता है, ये आपको अगर समझ में आ जाएगा तो ये चीज समझ में आ जाएगी। और आपके टॉपिक जो बचा हुआ है, टॉपिक यही बचा हुआ है, वेब पब्लिशिंग, वेब होस्टिंग और एक सर्च इंजन, बस ये वाला पार्ट बचा हुआ है, बाकी आपका वेब टेक्नोलॉजी का सारा पार्ट हो गया, है ना, इतना से बचा हुआ है। अब अगर नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है, जिस कॉन्सेप्ट के रूप में बात करेंगे, एक तो बात करेंगे क्या, वेब होस्टिंग के बारे में बात करेंगे, एक तो वेब होस्टिंग के बारे में बात करेंगे, और एक बात करेंगे किसमें, वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग। देखो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होते, इनमें बेसिक बेसिक से डिफरेंस होता है जो मैं आप बताने वाला हूँ। देखो वेब होस्टिंग का मतलब क्या होता है, वेब होस्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो कि भाई अपनी कोचिंग है ना, अपने कॉम्प्यूटेक नाम से जो कोचिंग है, अब अभी तक हमारा जैसे हम बात करें, सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं कि हमारी एक कोचिंग है जिसका नाम है भाई कॉम्प्यूटेक। क्या नाम है, कॉम्प्यूटेक, ठीक। कॉम्प्यूटेक एक कोचिंग है जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक। कंपनी पता है अपन प्राइवेट लिमिटेड है, पता है आपको ये चीज़, अपन जो कंपनी है ना, अपनी जो कोचिंग है ना, ये प्राइवेट लिमिटेड है अपनी, है ना। और अपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है वो किस नाम से है, अपन अपनी जो कंपनी है वो है टेक विद सुनील सर पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से अपन रजिस्टर्ड फर्म है, जो भी संचालित हो रहा है ना वो इस नाम से संचालित हो रहा है ना। कॉम्प्यूटेक जो नाम है, इस कॉम्प्यूटेक नाम को जो देन थी, वो कॉम्प्यूटेक नाम मैंने सोच समझ के दिया था, लेकिन कॉम्प्यूटेक नाम को मैंने देने के बाद, मतलब कॉम्प्यूटेक नाम रखने के बाद में मैंने इसको रजिस्ट्रेशन करने में थोड़ी डिले कर दी थी। तब तक क्या किया, कॉम्प्यूटेक नाम को किसी ने पेटेंट करवा लिया, है ना, कॉम्प्यूटेक नाम से किसी ने पेटेंट करवा लिया, तो इसलिए अपने कॉम्प्यूटेक नाम नहीं मिला। तो अपना जो कोचिंग, अपना जो मतलब जो कंपनी का नाम है ना, जो अपन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो किस रूप में है, टेक विद सुनील सर प्राइवेट लिमिटेड। और टेक विद सुनील सर प्राइवेट लिमिटेड में अपन बहुत सारे टाइप की सर्विस दे सकते हैं। अपने जो सर्विस रजिस्टर ना, वो सर्विस रजिस्टर के रूप में रजिस्टर्स हैं कि अपन कोचिंग के अलावा, अपन इसके अलावा किसी भी इंडस्ट्रीज की ट्रेनिंग करवा सकते हैं, सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, इवन कि हम आपको सर्टिफिकेट तक भी दे सकते हैं, किसका, जो भी आप ट्रेनिंग का, जिस कॉलेज में आप ट्रेनिंग और करते हो ना, उन सबके सर्टिफाइड, मतलब सर्टिफिकेट देने के लिए हम ऑथराइज है अब, है ना, ये ऑथराइज है हम। तो आपकी अगर एमसीए चल रही है, आपकी अगर बीसीए चल रही है और आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर आप मुझे नॉलेज बता देना आपकी, हम सर्टिफिकेट आपको इश्यू कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे हो थ्योरी नॉलेज, सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं ऑथराइज इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये सारे काम अपन कर सकते हैं क्योंकि अपनी क्या है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है ना, ये रजिस्टर्ड कंपनी है टेक विद सुनील सर के नाम से। देखो अब बात करें तो भाई हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि कॉम्प्यूटेक जो कोचिंग है, इस कॉम्प्यूटेक कोचिंग को हमें क्या करना है, हमें ऑनलाइन लेके आना है। क्या करना है, ऑनलाइन लेके आना है। अब ऑनलाइन लेके आना है तो सिंपल सी बात है, हम कॉम्प्यूटेक जो कोचिंग है उसके जो उसका जो जैसे जो भी ऑफलाइन कंटेंट, उस ऑफलाइन कंटेंट को ऑनलाइन प्रोवाइड करने वाले हैं।
अब ऑनलाइन प्रोवाइड करने का मतलब है कि ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना है। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म क्या करवाना है? अवेलेबल करवाना है। तो देखो ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाने के लिए सबसे पहले तो अगर आपको भाई सिंपल सी बात, अगर आपको कॉम्प्यूटर कोचिंग ऑनलाइन लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी आपकी सर्विस है उस सभी सर्विस को एक एक सर्वर पे क्या करनी पड़ेगी, होस्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सभी सर्विस को एक सर्वर पे होस्ट करनी पड़ेगी। ठीक, अब भाई सिंपल सी बात है कि ये एक सर्वर है, ये क्या है? एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, और इस सर्वर के साथ हमें क्या करनी है? सर्विस को होस्ट करना है। अब सर्विस को होस्ट करने का मतलब है जैसे भाई अपनी वेबसाइट भी है, तो वेबसाइट पे अपने क्या है? अपने कोर्स हैं, और कोर्स में क्या होते हैं? अपने अपने वीडियो होते हैं, अपने पैनल पीडीएफ होती है, अपने नोट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं। तो ये सारे के सारे जो आप सर्विस के रूप में सारे सर्विस की जो बात कर रहे हैं, उन सर्विस को हमें इस पर्टिकुलर सर्वर पे मौजूद करवाना है। तो सर्वर पे मौजूद करवाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो सर्वर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स हमें क्या करने पड़ेंगे? रेडी करने पड़ेंगे। सर्वर के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या करने पड़ेंगे? रेडी करने पड़ेंगे। तो मान के चलो हमने क्या किया, फर्स्ट हमने क्या किया, वेब डॉक्यूमेंट्स को, जो भी वेब के डॉक्यूमेंट्स, हमें वेब पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वेब डॉक्यूमेंट्स को रेडी किया। अब वेब डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए भाई किसको काम मिलेगा? भाई मान चलो वेब डॉक्यूमेंट्स रेडी किया, इसका मतलब क्या? वेबसाइट का डेवलपमेंट। सिंपल सी बात, भाई वेब डॉक्यूमेंट रेडी करने का मतलब क्या? वेबसाइट डेवलपमेंट। अब देखो वेबसाइट के अलावा आज के दिन आप क्या करते हो? आप एप्लीकेशन की बात करते हो, तो आप वेबसाइट को रेडी कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो? एप्लीकेशन रेडी कर सकते हो। तो आपने वेबसाइट रेडी करवाई है, एप्लीकेशन रेडी करवाई है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप करवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, करवा लो। ठीक, अब आपकी जो वेबसाइट जो आपकी रेडी होके आई है, वो वेबसाइट रेडी करने के लिए भाई सिंपल सी बात है, वेबसाइट रेडी करने के लिए जो हमारे पास में जो आज के दिन जो लेटेस्ट टूल होते हैं, लेटेस्ट टूल की हेल्प से कर सकते हो आप। ठीक है, तो वेबसाइट को जो पूरी वेबसाइट की जो डिजाइनिंग तैयार होती है, जो पूरी कंप्लीट वेबसाइट तैयार होती है, उसके लिए आज के दिन बहुत सारे एडवांस टूल आ चुके हैं, है ना। आपने कॉलेज में किसी वेबसाइट को तैयार किया जब किसको काम में लिया था? किया था तैयार? जैसे कॉलेज में जनरली आप वर्ड प्रेस वगैरह काम में लेते हो, है ना। कॉलेज जनरली आप किसको काम में लेते हो? वर्ड प्रेस वगैरह काम में लेते हो, है ना, वेबसाइट वगैरह डिजाइन करने के लिए। ठीक है, आपने अगर डिजाइन किया हो तो आपने काम में लिया होगा वर्ड प्रेस वगैरह। अब आप मान चलो आपने कोई भी एक वेबसाइट को क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया, और वेबसाइट क्या है? बहुत सारे वेब पेज का कलेक्शन है, और आपने क्या किया, उसको लोकली आपने क्या किया, उसको चला के देख लिया, लोकली आपने उसको रन करके देख लिया। अब दूसरी बारी आती है कि जब लोकली आप रन कर देख लिया, तो नेक्स्ट कहानी आती है कि अब आप क्या करोगे? अब आप अपनी एक वेबसाइट्स को क्या करोगे? होस्ट करोगे। लेकिन होस्ट करने से पहले आप क्या लोगे? एक डोमेन नेम लोगे। क्या लोगे? एक डोमेन नेम लोगे। तो देखो सबसे पहले वेबसाइट आपने बना ली, फिर आपने क्या कर लिया? डोमेन परचेज कर लिया। अब डोमेन परचेज करने के लिए आप क्या करोगे? डोमेन प्रदाता कंपनी से कॉन्टेक्ट करोगे। अब डोमेन प्रदाता कंपनी को ऑफिस में जाकर कॉन्टेक्ट करना नहीं है, किससे करना है? ऑनलाइन करना है। तो डोमेन प्रदाता कंपनी के ऑनलाइन जो उनका जो पूरा ऑनलाइन जो सिस्टम है, उस ऑनलाइन सिस्टम की सहायता से आपने अपना डोमेन को सर्च किया। अब जो आपने डोमेन नेम सर्च किया, अगर वो डोमेन अवेलेबल है तो आपको वो मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको सजेशन डोमेन नेम बताया जाएगा, भाई आप ये डोमेन नेम तो आपको अवेलेबल नहीं है, आप ये और 2 सजेशन डोमेन नेम ये ले सकते हो। उसमें से आपने कोई भी एक डोमेन को चूज किया और आपने उस डोमेन को परचेज कर लिया। जब डोमेन परचेज करोगे तो आपको डोमेन परचेज करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, और वो जो पेमेंट होता है वो फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, उसके बाद उसको रिन्यू भी करवाना पड़ता है। अब मान चलो आपने पेमेंट कर लिया, डोमेन आपको मिल गया। अब उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप किसी भी वेब होस्टिंग सर्विस प्रदाता कंपनी से कॉन्टेक्ट करोगे, जिनके जिनके क्या होते हैं? जिनके वेब सर्वर होते हैं, जिनके होते हैं? वेब सर्वर। उनसे क्या करो? कॉन्टेक्ट करोगे। उनसे कॉन्टेक्ट करने के बाद में आप क्या करोगे? आप उनसे कॉन्टेक्ट करके और फिर आप क्या करोगे? आप अपनी जो पर्टिकुलर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप इस पर्टिकुलर सर्वर तक पहुंचाओगे। वो डॉक्यूमेंट्स जो आप सर्वर तक पहुंचा रहे हो ना, उसी कॉन्सेप्ट को कहेंगे वेब पब्लिशिंग। ठीक, अब आप डॉक्यूमेंट जो इस सर्वर तक पहुंचाते हो, तो इस सर्वर पे डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए आपके बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसको बोलते हैं वेब होस्टिंग के टाइप्स। जैसे भाई आप चाहते हो कि आपके पास तो पूरा सर्वर ही आपका होना चाहिए, मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट लगेगी, पूरा सर्वर आपको दे दिया जाता है। आप चाहते हो नहीं, सर्वर पूरा नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए?
हमें तो शेयर्ड सर्वर चाहिए, एक ही सर्वर पे बहुत सारी वेबसाइट क्या है होस्टिंग है, उसी पे हमारी वेबसाइट क्या हो जाए होस्ट हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर्ड सर्वर मिल जाएगा। ठीक, एक पे क्या होते हैं, एक वर्चुअल वर्चुअल सर्वर के रूप में वर्चुअल होते हैं। फिर आज के दिन फेमस क्या होता है, क्लाउड होस्टिंग आज के दिन बहुत फेमस है। क्लाउड होस्टिंग क्या होता है, आपकी वेबसाइट्स के लोड के अकॉर्डिंग क्या कर जाता है, लोड के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट्स को क्या स्केल अप स्केल डाउन किया जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें आपकी किस में आती है, वेब होस्टिंग में आती है। ठीक है, वेब होस्टिंग के थ्रू हम वेब होस्टिंग के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ तक डेटा पहुंचाने को वेब पब्लिशिंग कहेंगे, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ने के बाद में हमारा सिलेबस आप कंप्लीट हो जाएगा। एक वेब ब्राउज वो सॉरी सर्च इंजन आपका बचेगा, वो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपका लगभग आपके 2 से 3 घंटे कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसके बाद में आपका वेब टेक्नोलॉजी कंप्लीट। ओके, थैंक यू।